हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? और मुझे पता है कि आप लोगों को डर काफ़ी लग रहा होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास और यूपीएलटी का शायद एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है दिसंबर की। तो यूपीएलटी जेआईसी का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सिलेबस क्योंकि काफ़ी बड़ा है और मैंने बनाना स्टार्ट किया है वीडियो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नवंबर के एंड तक मैं सारी वीडियोज़ बना दूँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं बन पाएगा तो मैं धीरे-धीरे बनाऊँगा ही बनाऊँगा। और एएमआरएस और केवीएस को हम साथ ही साथ कवर करते चलेंगे, साथ ही साथ एनवीएस और बीपीएससी को भी कवर करते चलेंगे दोस्त, ठीक है? तो चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट पार्ट। हमने अपना बेसिक डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, डिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन बता दिया है कि डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता क्या है, ठीक है? तो डिफ्रैक्शन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। साउंड में भी डिफ्रैक्शन का पैटर्न दिखाई देता है और साथ ही साथ लाइट में भी डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाई देता है। लाइट में डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को देखने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, जैसे फ्रेस्नेल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में मैंने दोनों का एक आपको डिफरेंस भी बताया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेस्नेल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पे दोस्तों, ठीक है? फ्रेस्नेल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। और फ्रेस्नेल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, क्योंकि इसे समझे बिना आप फ्रेस्नेल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन नहीं समझ सकते। और फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, जिसका दूसरा नाम फ्रेस्नेल एलिमेंट भी बोला जाता है, इसको और क्या बोलते हैं? फ्रेस्नेल एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए आपको फ्रेस्नेल के कुछ एजम्पशन को भी समझना पड़ेगा। तो इसके पहले हम लोग समझेंगे फ्रेस्नेल एजम्पशन। फ्रेस्नेल फ्रेस्नेल एजम्पशन एजम्पशन तो ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे फ्रेस्नेल का एजम्पशन किस पे बेस्ड, हाफ पीरियड जोन से रिलेटेड फ्रेस्नेल का क्या एजम्पशन था। फिर समझेंगे फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन में हम क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ nth जोन निकालेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। और साथ ही साथ हम लोग निकालेंगे हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया, सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया और nth हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि हाफ पीरियड जोन का एरिया कांस्टेंट आ रहा है क्या, nth हाफ पीरियड जोन का रेडियस या जोन का रेडियस कांस्टेंट है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्लेन वेवफ्रंट की वजह से किसी पॉइंट पी पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रेस्नेल एजम्पशन पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम लोग फ्रेस्नेल एजम्पशन को सबसे पहले समझेंगे। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है, चीजों को मैं समझा देता हूं आपको। फ्रेस्नेल ने सबसे पहला क्या एजम्पशन माना कि फ्रेस्नेल ने सबसे पहला एजम्पशन ये माना कि जो प्लेन, जो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस आती है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस की जो वेवफ्रंट होती है वो कैसी होती है? प्लेन होती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लेन वेवफ्रंट को छोटे 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 सर्कुलर स्ट्रिप्स और सर्कुलर एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। तो फ्रेस्नेल का सबसे पहला एजम्पशन ये था कि इन्होंने एक प्लेन वेवफ्रंट लिया, ए बी सी डी, ये एक प्लेन वेवफ्रंट है और इस प्लेन वेवफ्रंट को इन्होंने छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया या बांट दिया। और छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रिप्स का इन्होंने नाम रखा जोन। क्या नाम रखा दोस्त? जोन। और इसी जोन को बोला जाता है फ्रेस्नेल एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है? तो फ्रेस्नेल ने सबसे पहले असम्पशन ये किया कि इन्होंने इस प्लेन वेवफ्रंट को छोटे 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 सर्कुलर जोन्स में बांट दिया और कितने जोन बनाए? एन जोन बनाए, टोटल एन जोन। ये हमारा पहला जोन है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन, सिक्स, सेवन, डॉट डॉट एंथ जोन तक इन्होंने इस प्लेन वेवफ्रंट को छोटे 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 जोन्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला इनका असम्पशन ये था कि द वेवफ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और अ जोन्स कॉल्ड फ्रेस्नेल जोन्स। और इस फ्रेस्नेल जोन का दूसरा नाम फ्रेस्नेल एलिमेंट भी है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? इन्होंने छोटे छोटे प्लेन वेवफ्रंट को छोटे 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 जोन्स में कन्वर्ट कर दिया, जोन में बांट दिया, ठीक है? तो आपके सामने दोस्त ये क्या है? आपके सामने फर्स्ट जोन कौन सा है? ये वाला आपके सामने फर्स्ट जोन है, ये आपके सामने सेकंड जोन है, ये आपके सामने थर्ड जोन है, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से कौन सा जोन है? ये एंथ जोन है दोस्त। कौन सा जोन है? ये एंथ जोन है, ठीक है? तो पहला असम्पशन तो ये हो गया कि इन्होंने एक प्लेन वेवफ्रंट को छोटे 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 सर्कुलर स्ट्रिप्स में बांट दिया और इस सर्कुलर स्ट्रिप्स का इन्होंने क्या नाम रखा? फ्रेस्नेल जोन्स नाम रखा। इन स्ट्रिप्स को बोलते हैं जोन, क्योंकि ये फ्रेस्नेल ने इसको बांटा था, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रेस्नेल जोन्स, ठीक है? तो फ्रेस्नेल जोन क्या होता है आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया।
अब इनका दूसरा एजम्पशन क्या था? इनका दूसरा एजम्पशन ये था कि अब इन्होंने क्यों किया? ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि ये चाहते थे कि इस प्लेन वेवफ्रंट की वजह से, एक प्लेन वेवफ्रंट की वजह से किसी पॉइंट P पर इस प्लेन वेवफ्रंट का नेट इफेक्ट निकाल सकें। नेट इफेक्ट का मतलब इस प्लेन वेवफ्रंट की वजह से, आपको पता है कि जब एक वेवफ्रंट चलती है, प्लेन वेवफ्रंट चलती है, तो वेवफ्रंट के ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट एक नए सोर्स का काम करता है। जब ये एक नए सोर्स का काम करेगा तो ये सेकेंडरी वेवलेट इमिट करेगा या सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा। तो आपको पता है कि यहां से क्या निकलने वाली है? सेकेंडरी वेव्स निकलने वाली है। इस सर्किल से सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी। जब सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी तो कहां पहुंचेंगी? पॉइंट P पर पहुंचेंगी। तो सेकेंडरी वेव्स का अपना कुछ इंपैक्ट होगा पॉइंट P पे। इसी तरह से सेकेंडरी वेव्स यहां से निकलेंगे, इसका कुछ इंपैक्ट होगा। सेकेंडरी वेव्स यहां से निकलेंगे, इसका कुछ इंपैक्ट होगा। सेकेंडरी वेव्स यहां पहुंचेंगे, इसका कुछ इंपैक्ट होगा। तो इनका ये कहना था कि अगर एक प्लेन वेवफ्रंट का आपको इंपैक्ट निकालना है इस पॉइंट P पे, इंपैक्ट का मतलब इस प्लेन वेवफ्रंट का इस पॉइंट P पे नेट इंटेंसिटी या नेट एम्पलीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आप इंडिविजुअल जोन से आने वाले सेकेंडरी वेव्स का इंपैक्ट निकाल दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस प्लेन वेवफ्रंट का इस पॉइंट P पे जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि पहले जोन से आने वाले वेव का कुछ इंपैक्ट होगा, उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा। सेकंड जोन से आने वाले वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होगा। थर्ड जोन से आने वाले वेव का इस पॉइंट पे कुछ एम्पलीट्यूड होगा। थर्ड फोर्थ जोन से आने वाले वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होगा। इसी तरह से nth जोन से आने वाले सेकेंडरी वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होगा इस पॉइंट P पे। तो सबके एम्पलीट्यूड को ऐड कर देंगे और ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे? एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। और वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसको शो करेगा? इस प्लेन वेवफ्रंट के वजह से इस पॉइंट P पे नेट एम्पलीट्यूड को शो करेगा। बस इतना कहना था इनका। तो सेकंड इनका असम्पशन पढ़ लें। इनका सेकंड असम्पशन ये था कि द इफेक्ट एट पॉइंट P, इफेक्ट का मतलब नेट इंटेंसिटी या नेट एम्पलीट्यूड, ड्यू टू एनी पर्टिकुलर जोन, किसी भी पर्टिकुलर जोन से, किसी भी पर्टिकुलर जोन से, चाहे हम फर्स्ट जोन की बात करें, सेकंड जोन की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, किसी भी जोन की बात करें, जोन से, विल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ईच जोन, ईच जोन से इस पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब यह है कि पहले जोन से आने वाली सेकेंडरी वेव्स का इस पॉइंट पे जो नेट इंपैक्ट होगा या नेट इंटेंसिटी होगी वो किस पे डिपेंड होगी? पहले वेव या पहले जोन से आने वाली जो वेव है ये यहां से लेकर यहां तक में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी तरह से सेकंड जोन से आने वाली वेव यहां से लेकर यहां तक में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। थर्ड जोन से आने वाली वेव, सेकेंडरी वेव इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि the effect at point P due to the any particular zone will depends on the distance of the point from each zone। ठीक है, अच्छा अब एक बात और समझ लीजिए, यहां पे एक टर्म आता है हाफ पीरियड जोन, मतलब फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन। अब ये फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन क्या होता है दोस्त? आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट जोन के अंदर का जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट जोन के अंदर का एरिया दिखाई दे रहा है, इसी एरिया को बोला जाता है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। इसी को बोलते हैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और यहीं से क्या चलती हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स चलती हैं। और सेकेंडरी वेवलेट्स कहां पहुंचती हैं? पॉइंट P पे पहुंचती हैं, अपना कुछ एम्पलीट्यूड देती हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी जोन और फर्स्ट जोन, देखिए सेकेंड जोन और फर्स्ट जोन के बीच का ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, सेकेंड जोन और फर्स्ट जोन के बीच का एरिया दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं सेकेंड हाफ पीरियड जोन। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? सेकेंड हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, जोन अलग और हाफ पीरियड जोन अलग। अब इसे हाफ पीरियड जोन क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। तो आपको समझ में आ गया, पहले जोन का अंदर का एरिया ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कराएगा। और इसी एरिया से क्या निकलेंगी? वेवलेट्स निकलेंगी, सेकेंडरी वेव निकलेगी, जो इस पॉइंट पे अपना कुछ इंपैक्ट देगी, अपना कुछ एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। इसी तरीके से सेकेंड हाफ पीरियड जोन, अब सेकेंड हाफ पीरियड जोन क्या होगा? सेकेंड जोन और फर्स्ट जोन के बीच का ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है एरिया। इस एरिया से आप क्या निकलेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। और सेकेंडरी वेवलेट इस पॉइंट पे पहुंचकर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगी, अपना कुछ एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेंगी। बहुत बढ़िया। इसी तरह से थर्ड जोन और सेकेंड जोन के बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये थर्ड जोन और सेकेंड जोन के बीच का एरिया दिखाई दे रहा है। यहां से भी क्या निकलने वाली है? सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी और इस पॉइंट P पे पहुंचकर अपना कुछ इंपैक्ट देंगी, अपना कुछ एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेंगी। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से हर हाफ पीरियड जोन, चाहे वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन हो, सेकेंड हाफ पीरियड जोन हो, थर्ड हाफ पीरियड जोन हो और nth हाफ पीरियड जोन हो। nth हाफ पीरियड जोन का मतलब हो गया nth हाफ पीरियड जोन और nth -1 हाफ पीरियड जोन।
से निकलने वाली जो वेव होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, वो आपका nth हाफ पीरियड जोन होगी। अब आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन क्या समझ में आ गया, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ये हो गया, सेकंड हाफ पीरियड जोन ये हो गया। तो अब आप मुझे बताइए ये क्या है आपके सामने, अगर इससे पहले अगर मान लीजिए ये वाला अगर आपका n माइनस एन, ये क्या है आपका, अगर मान लीजिए m n माइनस एन जोन है, तो m n जोन और n माइनस वन जोन के बीच का जो भी आपका पार्ट होगा, जो भी एरिया होगा, इसे बोलेंगे nth हाफ पीरियड जोन। अब ये nth हाफ पीरियड जोन क्या है समझ लीजिए, nth जोन और nth जोन से पहले मतलब nth माइनस वन जोन के बीच का एरिया ये कहलाएगा nth हाफ पीरियड जोन। यहां से भी क्या निकलेंगी, वेवलेट्स निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, इस पॉइंट पी पे पहुंचकर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगी, अपना कुछ एम्पलीट्यूड देंगी, ठीक है। इन सभी वेवलेट्स की वजह से, चाहे वो वेवलेट्स पहले जोन से निकल रही हो, मतलब पहले फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से निकल रही हो, चाहे वेवलेट्स सेकंड हाफ पीरियड जोन से निकल रही हो, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, एन से निकल रही हो, सारी वेवलेट्स पहुंचेंगी कहां पे, इस पॉइंट पी पर पहुंचेंगी और अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देंगी। इन सारे एम्पलीट्यूड्स का इन इंडिविजुअल जोन से या इंडिविजुअल हाफ पीरियड जोन से जो वेवलेट्स निकल रही हैं, सब पॉइंट पी पे पहुंचकर अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देंगी। तो इन सब की वजह से आप क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। बोलिए ठीक है। तो फ्रेस्नेल का ये सबसे बड़ा असम्पशन था कि पूरे वेवफ्रंट का इस पॉइंट पी पे कितना इंपैक्ट होगा, हम कैसे पता करेंगे, हम एक काम करेंगे कि हम इसको छोटे छोटे एक सर्कुलर स्ट्रिप्स में तोड़ देंगे या बांट देंगे, जिसको हम जोन नाम देंगे। और सेंटर ओ के ऊपर हमारा पहला जोन होगा, सेकंड जोन होगा, थर्ड जोन होगा, फोर्थ जोन होगा। और पहले जोन के अंदर के एरिया को बोलेंगे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड जोन फर्स्ट जोन के बीच के एरिया को बोलेंगे सेकंड हाफ पीरियड जोन, थर्ड जोन फोर्थ जोन के बीच के एरिया को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए फटाफट से, बोलेंगे थर्ड हाफ पीरियड जोन। इन द सेम वे ये हमारा होगा nth हाफ पीरियड जोन, और nth हाफ पीरियड जोन क्या होगा, nth जोन और n माइनस वन जोन के बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे, nth हाफ पीरियड जोन बोलेंगे। अब इसे हाफ पीरियड जोन क्यों बोला जाता है, इस वजह से क्योंकि पहले हाफ पीरियड जोन से और सेकंड हाफ पीरियड जोन से जो वेव निकल रही हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, उनके बीच में फेज डिफरेंस है पाई का। कितना फेज डिफरेंस है दोस्तों, पाई का फेज डिफरेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए पहले जोन से और सेकंड जोन से, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला जोन मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से और सेकंड हाफ पीरियड जोन से जो भी वेव निकल रही हैं, उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, उनके बीच में λ/2 का फेज डिफरेंस है। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड जोन से और थर्ड जोन से जो वेव निकलेंगी, सेकंड जोन कहां है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है, सेकंड जोन थर्ड जोन से जो भी वेव निकलेंगी, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 का होगा। इसी तरह से जो कंसेक्यूटिव हाफ पीरियड जोन्स होंगे, कंसेक्यूटिव हाफ पीरियड जोन के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 का, और फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का फेज डिफरेंस होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि पहले हाफ पीरियड जोन से, थर्ड हाफ पीरियड जोन से, फिफ्थ हाफ पीरियड जोन से जो भी वेव्स निकलेंगी वो सब सेम फेज में होंगी, वो सब किस में होंगी, सेम फेज में होंगी। लेकिन पहले फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से और सेकंड हाफ पीरियड जोन से जो भी वेव्स निकलेंगी वो अपोजिट फेज में होंगी, क्योंकि इन दोनों फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और सेकंड हाफ पीरियड जोन के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, और पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा का। तो देखिए इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस को हमने क्या एज्यूम कर लिया, बी एज्यूम कर लिया। इस बी की वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, पी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बी बढ़ जाएगा, और पी को हम थोड़ा दूर लेके जाएंगे, बी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस वेवफ्रंट का इस पॉइंट पी पे इंपैक्ट कम होता जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और ये पॉइंट पी जितना नजदीक होगा, मतलब बी की वैल्यू जितनी कम होगी, आप समझ रहे हैं, वेवफ्रंट के नजदीक जितना पॉइंट पी वेवफ्रंट के जितना नजदीक होगा, इस वेवफ्रंट का इस पॉइंट पी पे इंपैक्ट उतना ज्यादा होगा। इंपैक्ट मतलब नेट एम्पलीट्यूड और नेट इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया कि मान लिया हमने इस पॉइंट ओ का इस पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना है, बी है। तो पहले फर्स्ट जोन के सर्किल से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल इस पॉइंट बी पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी प्लस λ/2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है ये आपका सेंटर है बी डिस्टेंस पे, और ये है आपका लैम्डा प्लस बी प्लस λ/2। क्यों हुआ, क्योंकि इसके और इसके बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। और आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस टाइम डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, टी बराबर होता है लैम्डा बराबर होता है 2 पाई। ये आप रिलेशन मैंने आपको बार बार बताया है, वेव के बीच में अगर दो वेव के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो उनके बीच में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, टी का टाइम डिफरेंस है। दोनों तरफ अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t/2 λ/2 और 2 कर देंगे तो इसका मतलब पाई इज इक्वल टू λ/2 बराबर t/2। इसका मतलब हो गया दो कंसेक्यूटिव जोन्स के बीच में, या दो कंसेक्यूटिव हाफ पीरियड जोन्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होता है, λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है, और टाइम डिफरेंस कितना होता है, t/2 का टाइम डिफरेंस होता है।
तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का फेज डिफरेंस होगा। और आपको पता है कि अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई का होगा तो वो कैसे मीट करती है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करती हैं, मतलब विनाशी व्यतिकरण करती हैं। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से और सेकंड हाफ पीरियड जोन से जो वेवलेट्स निकलेंगी वो संपोषी व्यतिकरण करेंगी। लेकिन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से और थर्ड हाफ पीरियड जोन, ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और थर्ड हाफ पीरियड जोन से जो भी वेव्स निकलेंगी वो संपोषी व्यतिकरण करेंगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी। बोलो क्लियर है? तो याद रखिएगा कंसेक्यूटिव जोन्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होता है, λ/2 का होता है। देखिए तो ये हमारा फर्स्ट जोन और सेकंड जोन, फर्स्ट जोन सेकंड जोन के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना, λ/2। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, λ/2 मिलेगा। मतलब सेकंड जोन से और फर्स्ट जोन के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस पाई का होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2 का होगा। इसी तरह से देखिए थर्ड जोन और सेकंड जोन के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2 का होगा। फोर्थ जोन थर्ड जोन के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2 का। इसी तरह से nth जोन और nth-1 जोन के बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2 का होगा। पार्ट डिफरेंस λ/2 का और फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का, और टाइम डिफरेंस कितना होगा, t/2 का। टाइम डिफरेंस t/2 का है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हाफ पीरियड। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड। और क्योंकि ये सबसे पहले दिया था फ्रेस्नेल ने, इसलिए इसको बोला जाता है हाफ पीरियड फ्रेस्नेल जोन। क्या बोलते हैं दोस्त, हाफ पीरियड फ्रेस्नेल जोन्स। अब इसे हाफ पीरियड क्यों बोला जाता है, आपको समझ में आ गया? इस वजह से क्योंकि जो ये कंसेक्यूटिव जोन से जो वेव्स निकल रही हैं, सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं, चाहे वो फर्स्ट जोन से निकल रही हो, सेकंड जोन से, थर्ड जोन से, फोर्थ जोन से, तो कंसेक्यूटिव जोन्स से जो वेवलेट्स निकल रही हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का है। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, और टाइम डिफरेंस कितना है, t/2 का। क्योंकि टाइम डिफरेंस t/2 का है, इस वजह से इन जोन्स को बोला जाता है हाफ पीरियड जोन्स। तो पहले जोन के अंदर के एरिया को बोलेंगे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड जोन के अंदर के एरिया को बोलेंगे सेकंड हाफ पीरियड जोन, थर्ड जोन के अंदर के एरिया को बोलेंगे थर्ड हाफ पीरियड जोन, सो ऑन। तो मेन मकसद हमारा क्या है, आपको समझ में आ गया? फ्रेस्नेल का पूरा मेन मकसद ये था कि एक प्लेन वेवफ्रंट की वजह से इस पॉइंट पी पे नेट इंटेंसिटी या नेट एम्पलीट्यूड निकालना। वो ये पता करना चाहते थे कि एक प्लेन वेवफ्रंट की वजह से किसी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी क्या होगी या नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में या स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर दिया और ये देखा कि हर एक जोन से आने वाली वेवलेट्स अपना कितना एम्पलीट्यूड इंपोर्ट कर रही है या ट्रांसफर कर रही है या दे रही है, और सबका कंबाइंड इफेक्ट निकाल देंगे। और कंबाइंड इफेक्ट आपको क्या देगा, पूरे वेवफ्रंट का इस पॉइंट पे इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा सेकंड एजम्पशन था, किसका, फ्रेस्नेल का। तो आपको ये समझ में आ गया कि इनके बीच में मतलब करस्पॉन्डिंग दो कंसेक्यूटिव जोन्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि दो कंसेक्यूटिव जोन्स के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का, फेज डिफरेंस पाई का, और टाइम डिफरेंस कितना होता है, t/2 का होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए बहुत ध्यान से, M2 वाली, आप M2 कहां पे आपके सामने, ये आपके सामने M2 है, मतलब सेकंड हाफ पीरियड जोन और फोर्थ हाफ पीरियड जोन। सेकंड कहां है, ये है सेकंड हाफ पीरियड जोन, ये देख रहे हैं सेकंड हाफ, देखिए सेकंड हाफ पीरियड जोन, देखिए ये आपका सेकंड हाफ पीरियड जोन है, दिखाई दे रहा है सेकंड हाफ पीरियड जोन। और इसके आपके ये कौन सा दिखाई दे रहा है, फोर्थ हाफ पीरियड जोन। ये कौन सा है, फोर्थ हाफ पीरियड जोन है। तो देखिए सेकंड हाफ पीरियड जोन और फोर्थ हाफ पीरियड जोन ये कौन सा व्यतिकरण करेंगी, संपोषी व्यतिकरण करेंगी दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और थर्ड हाफ पीरियड जोन वाला क्या करेगा, संपोषी व्यतिकरण करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली वेव और थर्ड हाफ पीरियड जोन से, फिफ्थ से, सेवेंथ से निकलने वाली जोन सब क्या करेंगी, संपोषी व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी दोस्तों। इसी तरह से सेकंड हाफ पीरियड जोन से, फोर्थ हाफ पीरियड जोन से, 6 से 8 से निकलने वाली सेकेंडरी वेव्स क्या करेगी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेगी दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड हाफ पीरियड जोन, थर्ड हाफ पीरियड जोन, फोर्थ हाफ पीरियड जोन, फिफ्थ हाफ पीरियड जोन, सिक्स हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली वेव्स हमेशा विनाशी व्यतिकरण करेंगी, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये फ्रेस्नेल का सेकंड अजम्पशन आपका हो गया। थर्ड अजम्पशन क्या है, फ्रेस्नेल ने कहा कि इस पॉइंट पी पे जो इंडिविजुअल जोन्स या इंडिविजुअल हाफ पीरियड जोन से जो वेवलेट्स निकल रही हैं, जैसे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से वेवलेट्स निकल रही हैं, सेकंड हाफ पीरियड जोन से वेवलेट्स निकल रही हैं, एंड सो ऑन, तो सबका अपना अपना इंपैक्ट होगा। और जैसे जैसे जोन्स की साइज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जोन्स का रेडियस बढ़ता जाएगा, हाफ पीरियड जोन का रेडियस जैसे 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 सेंटर से बढ़ता जाएगा, उस जोन का इस पॉइंट पी पे इंपैक्ट कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि पहले हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली वेवलेट्स इस पॉइंट पी पे ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है, ज्यादा प्रभाव डाल रही है। सेकंड हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली वेवलेट्स इस पॉइंट पी पे कम इंपैक्ट डाल रही है।
थर्ड हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली वेवलेट्स इस पॉइंट पी पे और कम इंपैक्ट डाल रही है, फोर्थ हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली वेवलेट इस पॉइंट पी पे और कम इंपैक्ट डाल रही है। तो इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया, इन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और सेंटर इसके बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है थीटा, ये आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख रहे हैं थीटा, देखिए इसको जैसे यहां से मैं बताऊं, ये देखिए एंगल कितना है, थीटा है ना, एंगल थीटा, ये इस एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। इन्होंने एक फैक्टर डिफाइन किया जिसको बोलते हैं ऑब्लिक्विटी फैक्टर, और ऑब्लिक्विटी फैक्टर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका इफेक्ट समझ में आता जाएगा। जैसे देखिए आपको पता है cos थीटा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है, आपको आपने बेसिक चीज पता होगी आप लोगों को, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है साइन थीटा की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज करती है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। इसी तरह से थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है tan थीटा की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज करती है 0 से 90 डिग्री के बीच में। लेकिन दोस्त थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है cos थीटा की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करती है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो देखो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी cos थीटा की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करेगी, और अगर ये डिक्रीज करेगा तो पूरा फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो मतलब इसका इंपैक्ट यहाँ पे क्या होगा, कम होता जाएगा। और ये एंगल कैसे बढ़ेगा, देखो फर्स्ट जोन से इस पॉइंट पे एंगल छोटा है, सेकंड जोन से इस पॉइंट पे एंगल बड़ा हो जाएगा, थर्ड जोन से एंगल और बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है ना, ये एंगल और बड़ा हो रहा है, 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 धीरे धीरे एंगल बड़ा होता जा रहा है। और nth जोन से इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो और बड़ा होगा। इसका मतलब nth जोन का जो इंपैक्ट होगा इस पॉइंट पी पे वो सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका होगा, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली वेवलेट्स का इस पॉइंट पी पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। और ये कैसे डिसाइड होता है, ऑब्लिक्विटी फैक्टर से डिसाइड होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए थीटा बराबर हम 0 डिग्री करते हैं, थीटा बराबर क्या करते हैं 0 डिग्री करते हैं, तब यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस 0 डिग्री आएगा, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। और मान लीजिए थीटा की वैल्यू को धीरे धीरे से बढ़ा के मान लीजिए हमने कर दिया 90 डिग्री दोस्त, क्या कर दिया 90 डिग्री कर दिया, और जैसे 90 डिग्री करेंगे तो 1 प्लस कॉस ऑफ 90 आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 करेंगे, और कॉस 90 मतलब होता है 0, तो कितना आ गया 1, तो देखो वैल्यू कम हो गई कि नहीं। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं ये वैल्यू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ऑब्लिक्विटी फैक्टर की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और हमने एंगल और बढ़ाया और थीटा बराबर कितना कर दिया 180 डिग्री कर दिया। अब ये 180 डिग्री कहां होगा, 180 डिग्री आपकी जस्ट पीछे किसी पॉइंट पी पे, यहां पे कोई किसी पॉइंट यहां पे होगा, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। बताइए ये एंगल कितना होगा दोस्त, ये एंगल होगा 180 डिग्री। ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री का एंगल होगा, बोलो है कि नहीं। और cos अगर हम 180 कर दें तो 1 प्लस cos ऑफ 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है दोस्त -1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो यहां से एक मेजर इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्लेन वेव फ्रंट आगे की तरफ फॉरवर्ड होते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और प्लेन वेव फ्रंट का पीछे की तरफ इंटेंसिटी 0 होती है, आगे की तरफ इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और थीटा की वैल्यू अगर छोटी होगी, कम होगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इस पॉइंट पे इंटेंसिटी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। इस प्लेन अगर कोई लाइट रेस ऐसे ट्रेवल कर रही है और वेव फ्रंट अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो पीछे की तरफ इंटेंसिटी क्या होगा 0, और पीछे की तरफ अगर इंटेंसिटी 0 है इसका मतलब ये है कि वेव फ्रंट कभी पीछे की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा, वेव फ्रंट हमेशा कहां ट्रेवल करेगा, आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है दोस्त, तो ये 3 असम्पशन थे फ्रेस्नेल के, फर्स्ट असम्पशन, सेकंड असम्पशन एंड थर्ड असम्पशन। ये कौन सा असम्पशन था दोस्त, ये सेकंड असम्पशन था, और ये थर्ड असम्पशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तीनों असम्पशन अपने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट असम्पशन है। तो मेन मकसद फ्रेस्नेल का सिर्फ इतना ही था कि वो बस इतना पता लगा करना चाहते थे कि इस वेव फ्रंट की वजह से, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेव फ्रंट है, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक लाइट रेज ऐसे आ रही है और इसका एक वेव फ्रंट है, मान लीजिए ये वेव फ्रंट बन रहा है, और इस वेव फ्रंट की वजह से इस पॉइंट P पर इसका नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, नेट इंपैक्ट कितना होगा, नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए, इस प्लेन वेव फ्रंट का इस पॉइंट P पे नेट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इन्होंने इतनी चीजों का असम्पशन किया। ये इनकी हाइपोथेटिकल सोच थी, और इस हाइपोथेटिकल सोच को इन्होंने एक डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम है जोन। तो जोन कुछ नहीं है, जोन हाफ पीरियड जोन को प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पे तो हमारा असम्पशन खत्म हुआ। अब यहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रेस्नेल का जो जोन बन रहा है, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन, इसकी रेडियस कैसे निकालें, और साथ ही साथ हाफ पीरियड जोन का एरिया कैसे निकालें। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यूपी, एलटी साइंस और जीआईसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि जोन का रेडियस निकालना, इस पर्टिकुलर जोन का एरिया निकालना, और इस
हर एक जोन के वजह से इस पॉइंट पी पे नेट इंटेंसिटी और नेट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं ये बताता चलूं कि पहले जोन और सेकंड जोन से निकलने वाली वेवलेट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना, पाई का फेज डिफरेंस है। और अगर पाई का फेज डिफरेंस होगा, इसका मतलब ये क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगे। और दोस्त अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर पहले हाफ पीरियड जोन से अगर वेव निकली जिसका वेवलेंथ a1 है, तो सेकंड हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली अगर जो वेवलेट्स होगी इसका अगर एम्पलीट्यूड a2 है, तो हम क्या करेंगे, a1 माइनस a2 करेंगे। आपको पता होना चाहिए अगर दो वेव एक दूसरे के डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करें तो दोनों के एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना, और दोनों की इंटेंसिटी को माइनस कर देते हैं ना। बस इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस फ्रेस्नेल्स जोन की रेडियस के बारे में और हाफ पीरियड जोन का एरिया कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ इस पॉइंट पी पे नेट एम्पलीट्यूड और नेट इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके चलिए दोस्तों, हम लोग जोन का रेडियस निकालते हैं। तो पहले काम करते हैं, हम फर्स्ट जोन को यहां ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट जोन है, मान लीजिए फर्स्ट जोन है M1, ये फर्स्ट जोन है M1, इसका सेंटर मान लेते हैं O, मतलब ये सेंटर तो हर जोन का सेंटर है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है, पॉइंट P, और यहाँ से हमने इसकी डिस्टेंस कितनी हमने ली है, ये डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है B, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है b प्लस लैम्डा बाई 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा दोस्त, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा। तो डिस्टेंस है b प्लस लैम्डा बाई 2, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें, मिला दें, तो ये क्या होगी, पहले जोन की रेडियस होगी। तो आपको यहाँ से सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है कि ट्राइंगल OM1P को अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो OM1 क्या है, OM1 है फर्स्ट जोन का रेडियस। ये OM1 क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन, ये फर्स्ट जोन का रेडियस है, फर्स्ट जोन का रेडियस है, या ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस है। आप ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का ये क्या है दोस्त, रेडियस निकल के R1। हम इसी को निकालना है, कैसे निकालें, बहुत आसान है, पाइथागोरस इक्वेशन अप्लाई करिए। पाइथागोरस इक्वेशन क्या कहता है, M1P का स्क्वायर बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो M1P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM1 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों बोलो क्लियर है क्या, हमें निकालना OM1 स्क्वायर है, तो आप OM1 निकालना है, तो उसको आप ऐसे रखो, ये आपका हो जाएगा M1P का होल स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। बोलो कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अथवा देखो M1 से P तक की डिस्टेंस आपको पता है b प्लस लैम्डा बाई 2। पहले जोन के सरफेस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आप समझो ये जोन है, आप ये समझो ये जोन है और ये पॉइंट P है, आप क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ये तो टेंजेंट होता है, जैसे बोलते हैं टेंजेंट, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, b प्लस लैम्डा बाई 2 है। तो मैं M1P की जगह पे b प्लस लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर कर देता हूं, b प्लस लैम्डा बाई 2 का क्या कर देंगे अपन, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस OP क्या है दोस्त, b का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, लैम्डा आपको समझ में आ गया ना, क्या लैम्डा इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है ना, जो भी लाइट रेज आ रही है उसकी वेवलेंथ है। चलिए इसको सिंपलीफाई करिए, b प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 2b लैम्डा बाई 2 माइनस b स्क्वायर। देखिए माइनस b स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस b लैम्डा। एक बात बताइए, लैम्डा क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ, और ये अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, 6400 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, लगभग इतनी होती है। और लैम्डा का स्क्वायर कर देंगे तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त लैम्डा तो वैसे भी बहुत ही छोटा है, लैम्डा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और लैम्डा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। जब ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, क्या हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, जीरो की तरफ इसको निगलेक्ट मार सकते हैं। ये निगलेक्टिंग टर्म है, ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे दोस्त, निगलेक्ट करके जीरो कर देंगे। तो आ जाएगा आपका OM1 का स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा b लैम्डा, तो OM1 आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्त, b लैम्डा अंडर रूट। बोलो क्लियर है क्या, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट हाफ जोन या फर्स्ट जोन का रेडियस निकल गया, तो आप इसे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस बोल सकते हो, फर्स्ट जोन का रेडियस बोल दो, सारी बातें सेम है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। पहले जोन के अंदर का एरिया ही होता है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, और सेकंड जोन और फर्स्ट जोन के बीच के अंदर का एरिया होता है सेकंड हाफ पीरियड जोन। थर्ड जोन सेकंड जोन के बीच का अंदर का एरिया होता है थर्ड हाफ पीरियड जोन, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो ये आपको क्या निकल गया, पहले जोन का रेडियस निकल गया, कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, b लैम्डा, उसकी आप सामने क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1b लैम्डा आ गया, अंडर रूट 1b लैम्डा आ गया।
चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई। एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब हम सेकंड जोन का रेडियस निकाल के दिखाते हैं। सेकंड जोन का रेडियस आपके सामने क्या होगा, बस बने रहिए। तो सेकंड जोन का रेडियस निकालेंगे, उसके बाद हम सिमिलरली करके थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन का रेडियस आपके सामने लिख देंगे। ठीक है दोस्त, बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या निकालने वाले हैं? सेकंड जोन का रेडियस निकालने वाले हैं। तो ये आपका सेकंड जोन है। देखिए M2 क्या था, सेकंड जोन था ना, और सेकंड जोन के अंदर क्या था, फर्स्ट जोन था। तो हम सेकंड जोन का रेडियस निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? सेंटर से लेकर M2 तक का टोटल रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेकंड जोन का रेडियस है। निकालने का तरीका वही है जैसे हम लोगों ने इससे पहले निकालने का तरीका देखा था। तो आप वही पाइथागोरस अप्लाई करिए दोस्त। कैसे अप्लाई करेंगे? M2P का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा M2O का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। आपने को निकालना है M2O का स्क्वायर निकालना है। तो M2O का स्क्वायर बराबर हो जाएगा M2P का स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर। अब ये M2P क्या है? M से 2P तक की डिस्टेंस B प्लस लैम्डा है। देखिए सेकंड जोन से लेकर इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है? B प्लस 2 लैम्डा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा B प्लस लैम्डा ना। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जोन और सेकंड जोन के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। तो पहला जोन का पार्ट डिफरेंस, पहला जोन कितना था? B प्लस लैम्डा बाई 2। इसमें से हम क्या करेंगे? लैम्डा बाई 2 और जोड़ देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? सेकंड जोन से लेकर पॉइंट P तक की डिस्टेंस निकल जाएगी, B प्लस लैम्डा निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? B प्लस लैम्डा। तो M2 से P तक की डिस्टेंस क्या होगी? B प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस OP कितना है दोस्त? B है। सिंप्लीफाई करिए, B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2B लैम्डा माइनस B स्क्वायर से B स्क्वायर उड़ जाएगा। लैम्डा तो बहुत ही छोटा है, तो लैम्डा का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त? और भी छोटा हो जाएगा, तो आपको बचेगा 2B लैम्डा बचेगा। तो यहां से आपको M2O का होल स्क्वायर कितना आ गया? 2B लैम्डा। और M2O बराबर क्या आ जाएगा आपके सामने? अंडर रूट के अंदर 2B लैम्डा आ जाएगा। अब आप चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि पहले जोन का रेडियस क्या था? अंडर रूट के अंदर 1B लैम्डा। सेकंड जोन का रेडियस क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 2B लैम्डा। सिमिलरली थर्ड जोन का रेडियस क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 3B लैम्डा, 4B लैम्डा, 5B लैम्डा, 6B लैम्डा, 7B लैम्डा एंड सो ऑन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो क्या मैं इसी तरह से सिमिलरली करके मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो मैं सिमिलरली करके लिखने जा रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं पूछूं, बताइए फर्स्ट जोन का रेडियस R1 कितना होगा? बताएंगे अंडर रूट के अंदर 1B लैम्डा। सेकंड जोन का रेडियस कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 2B लैम्डा। थर्ड जोन का रेडियस कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 3B लैम्डा। फोर्थ जोन का रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 4B लैम्डा एंड सो ऑन। Rn जोन का रेडियस कितना हो जाएगा? NB लैम्डा। nth जोन का रेडियस आपके सामने आ गया nth लैम्डा। बोलो क्लियर है? तो nth जोन का रेडियस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और nth जोन का डायमीटर निकालना हो तो nth जोन का डायमीटर भी आप निकाल सकते हैं। तो nth जोन का डायमीटर क्या होगा? Dn = 2 अंडर रूट के अंदर NB लैम्डा हो जाएगा। ये nth जोन का डायमीटर है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। तो आप एक चीज क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो जोन्स का रेडियस का रेशियो है वो इनके नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में है। आप देख रहे हैं ना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट की किसमें है? प्रोपोर्शन में है। तो अगर आपसे मैं यही पूछ लूं कि बताइए सारे रेडियस का, मतलब फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फिफ्थ जोन के रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो आप रेशियो भी बता सकते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप बताइए मुझे फर्स्ट जोन की रेडियस, सेकंड जोन की रेडियस, थर्ड जोन की रेडियस, फोर्थ जोन की, 5 जोन की और Rn जोन की रेडियस का अगर मैं आपसे रेशियो पूछ लूं, क्या पूछ लूं? रेशियो पूछ लूं, तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अंडर रूट के अंदर 1 अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट के अंदर 3 अंडर रूट के अंदर 4 अंडर रूट के अंदर 5 अंडर रूट के अंदर डॉट 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 क्या करेंगे दोस्त? डॉट 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 अंडर रूट के अंदर एंड कर देंगे। तो ये रेडियस का रेशियो निकल आया। ठीक है, जोन्स के रेडियस का रेशियो निकल आया। और किसका? फ्रेस्नेल्स जोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 101% पूछा जा सकता है दोस्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने जोन्स का रेडियस निकाल लिया और जोन का रेडियस और इसके डायमीटर का फॉर्मूला। अब इसको मार्क लगा लीजिए, कलर मार्क लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसको डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्त, अच्छा अब आप देखिए जो nth जोन का रेडियस था वो अंडर रूट NB लैम्डा पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, देखिए आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो जोन का रेडियस है ना वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन है, b पे डिपेंड कर रहा है और लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इस b को हम अगर जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे जोन की रेडियस भी क्या होती बड़ी आती जाएगी। तो इस पे बेस तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, Rn इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के अंदर n,
आर एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के अंदर बी और आर एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के अंदर लैम्डा। बोलो क्लियर है दोस्त? यहां से अब आपका बहुत आराम से एक बढ़िया फॉर्मूला बन जाएगा, आर एन अपॉन आर एन माइनस वन का रेशियो पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे अंडर रूट के अंदर एन अपॉन एन माइनस वन। बताइए क्लियर है क्या? अगर आपको nth जोन का रेडियस पता हो और nth माइनस वन का जोन का रेडियस पता हो, या मान लीजिए आपसे nth जोन और n माइनस वन कुछ आपसे कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला फिफ्थ जोन और फोर्थ जोन के बीच का रेडियस का रेशियो निकालिए, तो निकाल सकते हैं। मतलब फिफ्थ जोन और फोर्थ जोन के बीच का रेशियो क्या होगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिफ्थ जोन और फोर्थ जोन को दोनों क्या करेंगे, n बराबर रखेंगे 5 और रखेंगे यहाँ पे 4, तो 5/4 करेंगे अंडर रूट के अंदर 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रेडियस का रेशियो निकल आएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारी हमने b को थोड़ा सा बढ़ाया घटाया, तो कैसे करेंगे, rn1 अपॉन rn2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर b1 अपॉन b2। आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट p को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। आपसे कहा इस पॉइंट p को, इस पॉइंट b को, मतलब पॉइंट p को, मतलब ये डिस्टेंस b को हमने क्या किया, डबल कर दिया। तो बताइए nth जोन की रेडियस पे क्या असर पड़ेगा, निकाल लेना। nth जोन की रेडियस पे क्या असर पड़ेगा, मतलब बढ़ जाएगी रेडियस। इसी तरह से इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Rn पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। nth जोन की रेडियस 1 अपॉन nth जोन की रेडियस फॉर 2 के लिए और अंडर रूट के अंदर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब यहाँ पे वेवलेंथ अलग अलग, लाइट की वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। अब आपको पता है कि जो जोन की रेडियस है वो इसके वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको एक बात चीजें समझ में आ रही होंगी, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर वॉयलेट कलर होता है। तो अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होगी, तो अगर हम रेड कलर की लाइट यूज करेंगे तो उसके लिए जोन का रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। और वॉयलेट कलर की लाइट यूज करेंगे तो जोन का रेडियस कम होगा। तो इसका मतलब जो जोन का रेडियस होगा, nth जोन का रेडियस फॉर द रेड कलर इज ग्रेटर देन जोन का रेडियस फॉर द वॉयलेट कलर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, आपसे सीरीज पूछा जा सकता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसको डाल दीजिएगा। तो आपसे कहा जा सकता है कि मान लीजिए हमारे पास लैम्डा और लैम्डा बी का रेशियो दिया गया है तो फटाफट से बताइए इनके बीच में क्या रिलेशन होगा एक्स वाई जेड। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल से क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल के बेस पे क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन करा देता हूं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि हमारे पास रेड कलर की लाइट रेज है, हमारे पास येलो कलर की लाइट रेज है, हमारे पास वॉयलेट कलर की लाइट रेज है। तो बताइए कि जोन की रेडियस में क्या रेशियो होगा। अगर हमने पहली बार यूज किया रेड कलर, फिर यूज किया येलो कलर, फिर यूज किया हमने वॉयलेट कलर यूज किया, तो बताइए जोन की रेडियस में क्या रिलेशन होगा। तो जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यही तो होगा ना, फॉर्मूला तो यही है ना, है कि नहीं। अब क्योंकि हमने वेवलेंथ का रेशियो लिया हुआ है, तो बताइए रेडियस का रेशियो कैसे निकालेंगे। रेडियस का रेशियो आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे रेडियस का रेशियो, रेडियस फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन रेडियस फॉर येलो कलर इज ग्रेटर देन रेडियस फॉर वॉयलेट कलर। ये आप इसका क्या बना देंगे, रेशियो बना देंगे दोस्त। तो आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि रेड कलर, वॉयलेट कलर, येलो कलर की हमारी लाइट रेस होता है, जोन की रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेशियो स्क्वायर में डालिएगा। आर आर इज ग्रेटर देन आर वाई इज ग्रेटर देन आर भी मत कर दीजिएगा, स्क्वायर के फॉर्म में करिएगा, क्योंकि ये कैसे डिपेंड करता है आपको ये भी याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप अच्छी तरह से मार्किंग करके चलिएगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको खुद यकीन आएगा कि वाकई में इसके क्वेश्चंस बहुत ही तगड़े तरीके से क्वेश्चंस आते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए, तो हमने जोन का रेडियस निकाल लिया, अब हम जोन की एरिया निकाल सकते हैं। जोन का एरिया निकालना बहुत आसान है। अब जोन का एरिया आपके सामने देखिए मैं कैसे निकालता हूं। चलिए जोन का एरिया निकाला जाए। कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए अब देखिए मैं जोन का रेडियस निकाला, तो पहले मैं फर्स्ट जोन की बात करूंगा। ये हमारे पास फर्स्ट जोन है ना, और ये आपके पास सेंटर पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है और ये आपका मान लीजिए हमारा फर्स्ट जोन है। और फर्स्ट जोन के अंदर का एरिया क्या है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का हम क्या निकालने जा रहे हैं दोस्त, एरिया निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलो हम इसका एरिया निकालने जा रहे हैं। ओके, तो अब एरिया निकालना तो आसान है। आपको फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस तो पता ही है और r1 आपको कितना पता है, r1 पता है अंडर रूट के अंदर b लैम्डा। आपको फर्स्ट जोन का रेडियस पता है, तो क्या फर्स्ट जोन का एरिया नहीं निकाल सकते। इसके अंदर का एरिया निकालना आसान है भाई। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया मान लीजिए a1, ये a1 क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। a1 इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, पाई
दोस्त R1 स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी लैम्डा आ जाएगा। तो बताइए कितना आ गया एरिया, पाई बी लैम्डा आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आप सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम देखो पहले इसको नोट कर लो फटाफट से, ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया आ गया पाई बी लैम्डा। अब आपके सामने निकाल के दिखाता हूं सेकंड हाफ पीरियड जोन का मैं एरिया कैसे निकालूंगा। देखो देखो दोस्तों, ये आप बना लो पहले फर्स्ट जोन बना लो, या बना लो सेकंड जोन। थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया है, कोई बात नहीं, मेरी राइटिंग और डायग्राम मेरा दोनों बड़ा गड़बड़ है भाई। ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा कोई पॉइंट पी, ठीक है। चलिए इसको आपने ऐसे मिला दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपके सामने रेडियस कितनी है R2, और यहाँ पे आपकी रेडियस कितनी है R1 है, ठीक है। ये पॉइंट आपका है M1, ये पॉइंट है आपका M2। तो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको डिस्टेंस पता है b प्लस लैम्डा बाई 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता है आपको b प्लस लैम्डा। हालांकि हमें इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, हमें सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है दोस्त, हमें ये निकालना है एरिया। इसी को बोलते हैं सेकंड हाफ पीरियड जोन, मतलब फर्स्ट जोन और सेकंड जोन के बीच के एरिया को बोलेंगे सेकंड हाफ पीरियड जोन। और चलिए इसका एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन। सेकंड हाफ पीरियड जोन के लिए कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया। तो बड़ा वाला एरिया आपके सामने क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ये तो आपने मैथमेटिक्स में किया ही होगा कि बड़े वाले एरिया माइनस छोटा वाले एरिया कर देंगे तो आपको इस बीच के पोर्शन का एरिया निकल आएगा। तो बताइए पाई R2 कैसे निकलेगा भाई, पाई R2 समझ में आ गया 2b लैम्डा, क्या था 2b लैम्डा, माइनस पाई R1 क्या है b लैम्डा। अब पाई 2b लैम्डा में से लैम्डा पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा पाई b लैम्डा आ जाएगा। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया कितना आ गया दोस्त, पाई b लैम्डा, सेम आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया पाई b लैम्डा, सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया पाई b लैम्डा, थर्ड पाई b लैम्डा, 5 पाई b लैम्डा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने क्या आ गया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ गया कि हाफ पीरियड जोन का जो एरिया होता है ना वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया देखिए क्या निकला था आपका, पाई बी लैम्डा। सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया पाई बी लैम्डा, थर्ड हाफ पीरियड जोन का एरिया पाई बी लैम्डा, फोर्थ हाफ पीरियड जोन का एरिया पाई बी लैम्डा एंड सो ऑन। इसी तरह से nth हाफ जोन का एरिया क्या निकलेगा, पाई बी लैम्डा निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जोन का एरिया नेचुरल नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जोन्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन is independent the order of zones। zones के ऑर्डर पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा था, जोन के ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा था, उसके अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट। अगर इनके बीच में अगर आपसे रेशियो पूछ लिया जाए, जैसे आपसे A1:A2:A3 पूछ लिया जाए, A4 पूछ लिया जाए, डॉट 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 AN पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे 1:1 है ना, 1:1 का रेशियो होगा दोस्त, इस बात का ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी इसको आप डाल दीजिए और इसे आप स्टार बना लीजिएगा। ये आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हाफ पीरियड जोन, फ्रेजल हाफ पीरियड जोन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिया आपसे पूछा जा सकता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब आप एक चीज देखिए कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्त, एरिया डिपेंड कर रहा है बी पे, एरिया डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड कर रहा है 2 फैक्टर पे, लेकिन रेडियस डिपेंड कर रहा था 3 फैक्टर पे। किस पे डिपेंड कर रहा था, ऑर्डर ऑफ जोन पे डिपेंड कर रहा था, बी पे डिपेंड कर रहा था और लैम्डा पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। बट एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है और लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप वही देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा बी, भाई रेड कलर का वेवलेंथ वायलेट कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होता है, तो कौन एरिया ज्यादा इंक्लोज करेगा, रेड कलर का जोन। जो रेड कलर की अगर लाइट रेज यूज करेंगे तो रेड कलर का जो जोन होगा ना वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, मतलब एरिया ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ वायलेट कलर। अब आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, स्क्वायर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो इससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चंस बना सकते हैं और इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें और बातें दोनों समझ में आई होंगी। एरिया और रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन आपके सामने, इसको फटाफट से आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्त।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या यूज करेंगे, दो कॉन्जिगेटिव जोन्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 का होगा, फेज डिफरेंस पाई का होगा और टाइम डिफरेंस t/2 का होगा। इस पे आप स्टार बना लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए फर्स्ट जोन, थर्ड जोन, फिफ्थ जोन करेंगी विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, कोई भी व्यतिकरण नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट जोन, थर्ड जोन, फिफ्थ जोन, सेवेंथ जोन, एंड जोन, ऑड जोन्स क्या करेंगी, हमेशा संपोषी व्यतिकरण करेंगी। ठीक है, इसी तरह से जो इवन जोन होगा, सेकंड जोन, फोर्थ जोन, सिक्स जोन, एट जोन, ये भी क्या करेंगे, ये भी संपोषी व्यतिकरण करेंगे, क्योंकि दो भी तो ये भी तो सेम फेज में होंगी ना। लेकिन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट जोन सेकंड जोन विनाशी व्यतिकरण, थर्ड फोर्थ विनाशी व्यतिकरण, फिफ्थ सिक्स विनाशी व्यतिकरण, सेवंथ एट विनाशी व्यतिकरण, ये सब क्या करेंगी, विनाशी व्यतिकरण करेंगी। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और एक चीज और याद रखिएगा, जैसे जैसे आप जोन का रेडियस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे जोन का रेडियस बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट पी पे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। इसका मतलब nth जोन का एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पी पे कम होगा, मतलब nth जोन से निकलने वाली वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे बहुत कम होता जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट जोन से निकलने वाली वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड होगा, और सबसे कम किसका होगा, nth जोन से निकलने वाली वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा पॉइंट पी पे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन का एक फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया और कंप्लीट भी हो गया है, और रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन और एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन आपने निकाल लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपने अच्छी तरह से डिस्कस भी कर लिया, जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें समझा भी दी, और इसको मैंने इस वे में भी समझाया है आपको कि ये फर्स्ट, देखिए ये आपका क्या है, फर्स्ट जोन है, इस तरह से ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है, फोर्थ जोन है, इस तरह से जोन बना हुआ है। तो जोन से अलग अलग क्या होंगे, इनकी वेवलेट्स निकलेंगे, तो इसका सबका कंबाइंड इफेक्ट इस पॉइंट पे हमें निकालना है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में, मतलब अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि नेट एम्पलीट्यूड और नेट इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव फ्रंट एट पॉइंट पी कैसे निकालेंगे। सब अलग अलग जोन का एम्पलीट्यूड हम इस पॉइंट पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उससे हमें हमारा क्या निकल जाएगा, इस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी, नेट एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्त। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे जोन प्लेट की तरफ, वो हमारा थर्ड लेक्चर होगा जोन प्लेट का। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।